Hello everyone, welcome to Mantrai Learning. TY BCom Sem 5 Process Costing 1 हमारा लेक्चर नंबर 3 है. मेथड नंबर 1 अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. पहले लेक्चर में उसकी मेथड हमने देखी. दूसरे लेक्चर में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए अलग अलग से, और आज भी हम उसी मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और आज हम यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. चलो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना है क्वेश्चन पहले. ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है. इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए, a company processes the resulting waste material into two byproducts B and C. यानी कंपनी का मेन प्रोडक्ट जो है वो ए है. कंपनी प्रोडक्ट ए बनाती है, उसके साथ उसको प्रोडक्ट बी एंड सी एक बाय प्रोडक्ट के मिलते हैं. यूजिंग द मेथड ऑफ वर्किंग बैक फ्रॉम सेल्स वैल्यू. ये क्या नई चीज आ गई? यूजिंग द मेथड ऑफ वर्किंग बैक फ्रॉम सेल्स वैल्यू to an estimated cost, prepare a comparative profit and loss statement of three products from the following data. देखो, पहली जो जानकारी दी गई थी वो एकदम नॉर्मल थी कि प्रोडक्ट ए हमें बनानी है और बी और सी हमको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिलती है. फिर यहाँ पे कोई नई मेथड का नाम दे दिया. वो मेथड का नाम आप ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है? यूजिंग द मेथड ऑफ वर्किंग बैक फ्रॉम सेल्स वैल्यू. वर्किंग बैक फ्रॉम सेल्स वैल्यू टू एन एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो हमारा फॉर्मेट आप याद करो. हम फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहली चीज हमें क्या आती है? सेल्स. उसमें से हम माइनस करते हैं प्रॉफिट माइनस करने से मिलता है हमको टोटल कॉस्ट. उसमें से माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंस, तो मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट. तो ये क्या हुआ? वर्किंग बैक फ्रॉम सेल. ये वही हुआ, वर्किंग बैक फ्रॉम सेल टू द एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो कोई नई मेथड नहीं है, जो फॉर्मेट है उसका यहाँ पे खाली नाम दिया गया है अलग वर्ड्स में. और दूसरा बताया गया है कि प्रिपेयर कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो कंपेरेटिव ही है. वो 3 प्रोडक्ट का होता है, तो उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए में कितना, प्रोडक्ट बी में कितना. कोई नया मेथड नहीं है, वही मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है. खाली यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स ऐसे यूज़ की गए हैं. चलिए आगे क्या बताया है? टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन. मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में पहले लेक्चर में लिखाया था कॉस्ट अप टू सेपरेशन मतलब क्या होता है? जॉइंट कॉस्ट. उसके बाद सेल्स दिया गया है. कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, दूसरा वर्ड भी इधर आ गया. कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मतलब सेपरेट कॉस्ट. ये दो चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, तभी हमको क्वेश्चन आसान से सोल्व कर पाएंगे. एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल वैल्यू. ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो दिया है वो किस पे दिया है, सेल्स पे या कॉस्ट पे. यहाँ पे सेल्स पे ही दिया है. देखो अब यहाँ पे नहीं दिया है कुछ, ये प्रॉब्लम हो गया. यहाँ पे दे दिया है 20% 30%. तो पहले तो एक क्वेश्चन में आप करेक्शन करो. यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे डैश नहीं है. बिना प्रॉफिट सेल्स कैसे हो गया? बराबर. तो यहाँ पे आपको डैश निकाल के करना है क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमको फाइंड करना है. और ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट होगा ही, उसमें डैश कैसे आ गया? चलिए नंबर 5, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग. एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेलिंग मतलब सेलिंग वैल्यू का ये परसेंटेज दिया है. सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे तीनों में 20% दिया है. बराबर है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे. स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट.
3 प्रोडक्ट आ गए ABC। सबसे पहले लिख दिया सेल 164, 16,000 एंड 24,000। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे 164, 16, 24, राइट। चलो माइनस करेंगे अब उसमें से प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के यहाँ पे हमको पहले प्रोडक्ट में तो कुछ दिया नहीं था, वहाँ पे हम खाली जगह रखेंगे। देखो अब कोई भी चीज़ मिसिंग है तो उसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। कोई भी चीज़ मिसिंग है तो उसको पहले लिखना नहीं है, आपको जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो पहले लिख दो। जो स्टेटमेंट वाली मेथड होती है हमारी, वो मेथड में हम ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या बताता है हमको, अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जो सिस्टम जो मेथड है, मेथड के हिसाब से हम अमाउंट लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। जो अपॉर्चुन जॉइंट कॉस्ट था उसका सेपरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पहली प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं दिया है तो उसको ब्लैंक रख दो, आप छोड़ दो। बाकी जितनी चीज़ें अवेलेबल है वो पहले लिख दो, तो जो मिसिंग फिगर है वो हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करने से मिल जाएगा। और कोई नई मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करनी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने 16,000 का 20% कर दिया, 24,000 का 30% कर दिया, प्रॉफिट मिल गया। तो ये दोनों की टोटल कॉस्ट मिली, इसकी मुझे टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि प्रॉफिट मिला नहीं है। अब सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो हमको दिया था 20%, यानी कि 164 का 20%, 16,000 का 20% और 24,000 का 20%, तीनों का 20% ही था। तो सेलिंग में मैंने माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अभी हमको पहले कॉलम में नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे अभी फिगर बाकी है। यहाँ पे जब तक अमाउंट नहीं आएगी तब तक हम इसको आगे नहीं ले जा सकेंगे। चलो, बी का मिल गया टोटल कॉस्ट, सी का मिल गया टोटल कॉस्ट 12,000। अब ये क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में से हम क्या माइनस करेंगे, जॉइंट कॉस्ट, सॉरी सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट हमें दिया था ना, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे दिया है सेपरेट कॉस्ट, उसमें ए के अंदर सेपरेट कॉस्ट नहीं है, तो ए हो सकता है सेपरेट कॉस्ट जो है वो होगा या नहीं होगा, वो हो सकता है, बट प्रॉफिट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करेक्शन करवाया। ए के अंदर कोई सेपरेट कॉस्ट नहीं है, बी और सी में सेपरेट कॉस्ट है, तो वो सेपरेट कॉस्ट हम यहाँ से माइनस करेंगे, 4,800, 7,200, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको एक फिगर बाकी है। तो अब क्या मिला हमें यहाँ पे, तो ये फॉर्मेट हमारा बी और सी के लिए कंप्लीट हो गया, मगर ए के लिए बाकी रह गया। अब बी और सी का हमको मिल गया जॉइंट कॉस्ट 4,800, ठीक है। अब हमें मिल सकता है ए का जॉइंट कॉस्ट। अब हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे तो हमको पूरी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट का रेट दिया नहीं है, रेट नहीं दिया है, इसलिए तो दिक्कत है कि हम आगे नहीं जा पा रहे। तो हम यहाँ से रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। कैसे, तो देखो मैंने आगे के जो क्वेश्चन कराए उसमें मैंने आपको एक बताया था कि आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो जॉइंट कॉस्ट है वो कितना है, 68,000। ये 68,000 में से ए में होगा, बी में होगा और सी में होगा। तो बी और सी का हमें मिल गया, तो बाकी बचा वो ए का। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी। देखो टोटल जॉइंट कॉस्ट 68,000 है, प्रोडक्ट ए का मिल गया 4,800 सी का मिल गया, बी और सी का मिल गया, तो बाकी बचा 58,400 जो हो गया प्रोडक्ट ए का जॉइंट कॉस्ट। देखो ये मैंने पहले आ गया, सॉरी 58,400 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो उसमें सेपरेट कॉस्ट तो था नहीं, तो उसका टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन भी कितना हो गया 58,400। अब उसमें हमने ए ऐड कर दिया 32,000, क्योंकि यहाँ से हम जब वापस जाएंगे तो माइनस वाला जो है वो प्लस करना पड़ेगा, तो 91,200 हो गया। तो हमें प्रॉफिट मिल गया 72,800। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ए की कैलकुलेशन होगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखो 58,400 प्लस 0 यानी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 58,400, टोटल कॉस्ट हो गई उसकी 91,200 और प्रॉफिट हो गया उसका 164 माइनस 91 यानी कि 72,800। तो कुछ इस तरह का ये कुछ क्वेश्चन था।
देखो उसमें फॉर्मेट तो ये एक मेथड में एक ही फॉर्मेट है और एक ही फॉर्मेट में हमको सब कैलकुलेशन करनी है। बस कुछ ऐसे नए ट्विस्ट ला के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बाकी फॉर्मेट से बाहर जाना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। ये भी कुछ अलग सा क्वेश्चन है। 3 products A, B and C are obtained during a process of production in a factory। एक प्रोडक्शन फैक्ट्री में हम काम करते हैं, वहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलती है A, B and C। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ दिस 3 प्रोडक्ट्स 16 लाख। जॉइंट कॉस्ट डायरेक्ट दी गया है 16 लाख है। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। बाकी की इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट A, B, C, तो उसके यूनिट कितने प्रोड्यूस किए। देखो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, याद करो आप। हमें अभी जितनी भी क्वेश्चन की है उसमें कहीं पे भी हमको यूनिट नहीं दिए थे, हमको डायरेक्ट कॉस्ट दे दी थी कि इतनी कॉस्ट हुई। यहाँ पे हमको यूनिट दिया है, तो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। उसके बाद दिया है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पर यूनिट, यानी सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पर यूनिट, वो भी पर यूनिट दी है, यूनिट दे दिए हैं और सेल प्राइस दे दी है पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेल्स वैल्यू मिलेगी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स वैल्यू नहीं दी है, पर यूनिट दिया है और यूनिट का भी अमाउंट हमको दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेपरेट प्रोसेस, सेपरेट का जो प्रोसेस का खर्चा है वो दे दिया है। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या दिया है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। पहले नंबर पे दिया है अपॉर्शनमेंट द जॉइंट कॉस्ट सॉरी फ्रेंड्स, apportionment the joint cost over 3 products on the basis of relative sales value minus further processing cost। अब ये क्वेश्चन में मुझे apportionment दे दिया, joint cost का apportionment कैसे करना है उसका बेस दे दिया। joint cost पहले मुझे दे दी 16 लाख, उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है कि मुझे जो joint cost 16 लाख है उसको डिवाइड करना है, अपोर्शन करना है इन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेल्स वैल्यू माइनस कर देना है उसमें से फर्दर कॉस्ट, और जो भी वैल्यू आए उसका जो रेशियो बने वो रेशियो में मुझे 16 लाख डिवाइड कर देना है। तो मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली कैलकुलेशन करनी है। जो सेल्स वाला जो फॉर्मेट था हमारा उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 16 लाख के जो बाइफरकेट करना है, जो एलोकेशन करना है उसका बेस दे दिया। ओके, दूसरी मेथड क्या दी है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अपॉर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड अलॉटिंग वेट 442 टू प्रोडक्ट ए बी सी। दूसरा हमको बेस दे दिया है कि वेटेड एवरेज मेथड यूज करके हमें उसको बाइफरकेट करना है, मतलब 2 अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करना है। तो 2 स्टेटमेंट बनाएंगे और दोनों में हम कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन अबाउट 2 मेथड। दोनों मेथड में से हमने खर्चा डिवाइड किया, उसके बाद दोनों मेथड के थ्रू हमको प्रॉफिट भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन जो है थोड़ा मतलब हमारा फॉर्मेट से बाहर है, पर हमको उसमें पूरा डिटेल दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू माइनस फर्दर कॉस्ट। जो बेस दिया था वही बेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले लिखेंगे हम सेल्स यूनिट। ये बात और एक ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन में आपको ये ट्विस्ट करके ऐसा पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट प्रोड्यूस, मतलब ये प्रोडक्शन के यूनिट है। और यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स वैल्यू बराबर क्या दिया है, पर यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स यूनिट एक होते हैं या अलग होते हैं? प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स यूनिट दोनों एक होते हैं या अलग होते हैं? ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए। प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस किए हुए यूनिट होते हैं, और सेल्स यूनिट जो होते हैं वो जितना प्रोडक्शन किया उसमें से जितना सेल किया वो होता है। तो हमें जो सेल चाहिए तो हमको कौन से यूनिट पे मल्टीप्लाई करना चाहिए, सेल्स यूनिट पे, ना कि प्रोडक्शन यूनिट पे। पर देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने
जो फॉर्मेट बनाया वहाँ पे मैंने लिखा क्या, सेल्स यूनिट, और यूनिट कौन से लिखे, प्रोडक्शन यूनिट जो लिखे, जो थे 60, 40, 50। तो ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए नहीं है, ना कोई ओपनिंग स्टॉक था ना कोई क्लोजिंग स्टॉक था। मतलब जितने भी यूनिट मैंने बनाए उतने यूनिट मैंने बेच दिए। तो क्या हो गया, प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू सेल्स यूनिट। यहाँ पे कोई भी स्टॉक की जानकारी ना होने की वजह से प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सेल्स यूनिट के बराबर है। पर आपको क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग यूनिट दे दिए, तो वो आपको यहाँ से माइनस करने हैं, तभी आपको सेल्स यूनिट और सेल्स यूनिट का ही बेस लेना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सेल्स वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल वैल्यू मिल जाएगी 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख। उसमें से माइनस कर देंगे फर्दर कॉस्ट 10 लाख, 2,50,000 और 7,50,000। ये फर्दर कॉस्ट भी हमें यहाँ पे दी गई है 10, 250, 750। चलिए तो अब आ गया बेस 20 लाख, 750 और 1250। बेसिस हो गया 275, 120। यहाँ पे मैंने 0 0 निकाल दिए, ये 4 0 में निकाल सकता हूँ, तो मैंने सब में से 4 4 0 निकाला, तो 275, 1 मेरे को रेशियो निकालना है ना। तो 835 ये रेशियो बन गया। अब 835 जो रेशियो बन गया उसको हम जॉइंट कोस्ट 16 लाख जो थे उसमें डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइड बाई 16, 3 डिवाइड बाई 16, 5 डिवाइड बाई 16। तो ये मिल गया मुझे जॉइंट कोस्ट 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख। वेरी सिंपल, जो भी दिया था हमें, जिससे दिया था उसमें हमने कैलकुलेशन कर ली। पर ध्यान रखना था खास यहाँ पे, ये सेल्स यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट में अगर क्वेश्चन में आपको स्टॉक दिया गया है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसी मेथड का हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सेल्स था 30, 10, 20, उसमें जो टोटल कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट जो थी वो तो वही रहेगी, जॉइंट कॉस्ट जो थी हमने आगे स्टेटमेंट में फाइंड करी, माइनस कर दिया, प्रॉफिट मिल गया 12 लाख, 450, 750। सिंपल कैलकुलेशन है। अब दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमको वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करनी थी। तो सेल्स के यूनिट उसमें हम वेट ऐड करेंगे 442, तो वेटेड एवरेज वैल्यू मिल गई 240, 160, 1 लाख। उसका बेस निकाल दिया 20, 16, 10, 1285 हो गया। अब उसको डिवाइड कर देंगे 16 लाख को इसी के रेशियो के अंदर, तो ये मिल गया हमें जॉइंट कॉस्ट। चलो अभी उसका भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सिंपल है, प्रॉफिट का स्टेटमेंट तो सेल्स हो गया, सेल्स वही रहेगा 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख। टोटल कॉस्ट में सेपरेट कॉस्ट जो थी वो वही रहेगी, और जो जॉइंट कॉस्ट थी वो हमारी जो दूसरे मैंने मेथड से काउंट की वो आएगी, ये बदलेगी खाली, बाकी सब वही का वही रहेगा। तो 1232, 238 और 930, हमें कोई कंपैरिजन वगैरह पूछा नहीं है, खाली पूछा है कि हमें ये दोनों तरीके से जॉइंट कॉस्ट को बाइफरकेट करना है और फिर उस दोनों का हमको प्रॉफिट फाइंड करना है। हमने कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ही हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड से मेथड भी ख़त्म होती है जॉइंट कॉस्ट की, अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आगे के लेक्चर में हम नई मेथड पे जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी आगे के ये 2 लेक्चर नहीं देखे वो 2 लेक्चर भी देख ले, और 3 लेक्चर के अंदर ये मेथड कंप्लीट होती है, और 4-5 क्वेश्चन जो भी हमने किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नई मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड।